दोस्तों नमस्कार। आज का दिन है नमस्ते। 20 जून 2026 और आज हम बात करेंगे बंगाल दिवस की। ये कहा जाता है 20 जून 2026 को बंगाल दिवस मनाया जाएगा और ये भी हिस्ट्री की बात है कि 20 जून 1947 को जो लेजिस्लेटिव असेंबली है बंगाल की, वहां पे डिसीजन लिया गया था कि इसको मर्ज पूरा बंगाल दे दिया जाएगा पाकिस्तान को और वो ईस्ट बंगाल होगा। उस टाइम पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी खड़े हुए, उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, हम सारे बंगाल को जाने नहीं देंगे पाकिस्तान के पास। और उनकी वजह से जो 2/3 बंगाल है वो चला गया बांग्लादेश के अंदर और 1/3 रह गया इंडिया के अंदर। उस टाइम पे बंगाल के अंदर 50% पॉपुलेशन हिंदू थी और 50% पॉपुलेशन थी मुसलमान की। आपको ये भी याद होगा कि बंगाल के उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे, यानी कि 1947-6 को चीफ मिनिस्टर बंगाल के सोहरावर्दी एक मुसलमान थे और उनको जिन्ना ने कहा कि आप यहाँ पे राइटिंग कराइए, जितने भी हिंदू हैं इनको निकालिए, स्पेशली कलकत्ता से कलकत्ता से। और उन्होंने जितने भी मदरसे हैं वहां पे ऑर्डर कर दिया कि आप यहाँ पे निकलिए और हिंदुओं को मारना शुरू कीजिएगा। ये हिस्ट्री की बात है। और 3 दिन तक हिंदुओं को मारते रहे और हिंदुओं को भगाते रहे, उनकी औरतों और बच्चों को उठा के ले जाते रहे। ये काम चलता रहा। उसके बाद एक गोपाल पाठा नाम का आदमी खड़ा हो गया 15 अगस्त 1946 को और उसके पास था 200 और पहलवान थे और उन्होंने वहां पे मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो गए। जब मुसलमान आए तो उनको मारा और उसके बाद इन्होंने मुस्लिम एरियाज में जाकर के मुसलमानों को वहां से भगाना शुरू कर दिया। जब सारा काम चल रहा था और हिंदू उस टाइम पे टॉप में आ गए थे, तो महात्मा गांधी और नेहरू पहुंच गए कलकत्ता के अंदर और महात्मा गांधी उस टाइम पे बैठ गए फुकरताल पे ताकि यहाँ पे वायलेंस खत्म हो। जब मुसलमान हिंदू को मार रहे थे तो कोई इशू नहीं था महात्मा गांधी के पास या नेहरू के पास। जब हिंदुओं ने मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया तो महात्मा गांधी उनके सपोर्ट में आ गए। आपको याद होगा महात्मा गांधी का एक बड़ा अच्छा डायलॉग है कि अगर आपको कोई थप्पड़ मार रहे तो आप दूसरा गाल भी आगे कर दो। ये उन्होंने मुसलमानों के लिए नहीं कहा था, ये कहा था हिंदू के लिए कि मुसलमान आपको एक गाल पे मारे तो आप दूसरे गाल पे भी थप्पड़ मारिएगा, थप्पड़ खा लीजिएगा, अपना गाल आगे कर दो। ये उनकी पॉलिसी थी अपीसमेंट की मुसलमानों की, शुरू से चल रही थी। फिर मैं आपको थोड़ी सी और हिस्ट्री बता दूं। जो आपके हमारे जो लीडर थे उस टाइम पे, एसपी मुखर्जी, एसपी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनको उन्होंने कश्मीर में जाना था आर्टिकल 370 हटाने के लिए। आप देखिए एक बंगाली आदमी कश्मीर जाना चाह रहा था कि वहां से आर्टिकल 370 हटा दिया जाए, लेकिन उनको कश्मीर में एंट्री दे दी। साथ में उनके जो बाकी लोग थे डेलीगेशन के, उनको एंट्री नहीं दी, जिसके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। ये बात मैं बता रहा हूँ 1953 की। और उसके कुछ दिनों के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मर्डर हो गया और उनको मार दिया गया और इसके पीछे पूरा हाथ था जवाहरलाल नेहरू का, शेख अब्दुल्ला का। और लेकिन किसी ने इसकी चर्चा नहीं की क्योंकि हिस्ट्री की बात है। लेकिन आज हम बात करेंगे बंगाल की। बंगाल में किस तरीके से मनाया जा रहा है जून 20 इंडिपेंडेंस डे या उनका दिवस स्थापना दिवस। इस पे हमारे लिए चर्चा के लिए बैठे हैं शोभिक। शोभिक, आप तो हिस्ट्री के जानकार भी हैं, बहुत अच्छी हिस्ट्री जानते हैं बंगाल के बारे में। आप लोगों को बताइए कि क्यों 20 जून को दिवस मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस का डे मनाया जाता है बंगाल के अंदर। और स्पेशली देखिए पीएम मोदी 2 दिन की विजिट पे इस टाइम पे बंगाल जा रहे हैं इसको इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। बिल्कुल। नमस्ते सुध साहब और हमारे श्रोताओं को भी नमस्कार। सर आज 20 जून है और ये 2026 है। तो मैं पहले आज से शुरू करता हूँ। तो आज के दिन यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स लाइंड अप किया गया है। आज के दिन हम मनाते हैं पश्चिम बंगो दिवस बोल के, तो विच इज प्राइमरली मीनिंग वेस्ट बंगाल डे या फाउंडेशन डे आप बोल लीजिए। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है जो अनफॉर्चुनेटली प्रीवियस राजनीति बोलिए, पॉलिटिकल फिलोसफी, आइडियोलॉजी जो चल रहा था बंगाल में या पूरे इंडिया में, तो इस दिन को कभी भी हम मना नहीं पाए थे ऑफिशियली। और आज ये मना रहे हैं हम। और इस पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो रोल है इस दिन में मतलब बहुत अहम है, क्योंकि जैसे सुध सर आपने बताया कि एक टाइम पे जब हिंदू मुस्लिम का बेसिस पे जब बंटवारा था, बात चल रहा था, जब अंग्रेज कर रहे थे, तो जो जो प्रदेश जो भाषा के बेसिस पे जो जो प्रदेश थे या ब्रिटिश प्रोविंसेस जो बने हुए थे, वहाँ पे जो जिस धर्म का मेजोरिटी है उसको पाकिस्तान में डालना, या जिस धर्म का मेजोरिटी हिंदू है तो उस जगह को इंडिया में डालना, ऐसा एक गेम जब चल रहा था। तो उसमें जो जो चीज हमने पंजाब की हिस्ट्री में काफी देखा है, बंगाल में भी सेम था। मैं खुश हूँ कि अभी बंगाल की हिस्ट्री भी बहुत बाहर आ रही है।
तो उसमें क्या था कि बंगाल का पूरा जो ये स्टेट था बहुत एक रिच प्रोविंस था एक टाइम पे। आपको पता ही है मुगलों के टाइम से ये एक रिच प्रोविंस रहा है। बंगाल वाज परहैप्स द ओनली स्टेट जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन था अलोंग विद एग्रीकल्चर। इसके लिए वो जीट मिल्स और मसलिन क्लॉथ और बेस्ट ऑफ फैब्रिक सब के यहाँ से बनते थे। तो अंग्रेजों ने तो आके इसको कब्जा किया ही था। उसके बाद जब पार्टीशन की बात आई तो मुस्लिम लीग जो एक ब्रिटिश का ये काम था, जो ब्रिटिश के साथ काम करती थी, उनका डॉक्यूमेंटेशन में भी है कि अंग्रेजों को कभी अपोज मत करना। इसलिए कभी वो आपको जो फ्रीडम फाइटर बंगाल में जो इतने पैदा हुए, इतने इतने सारे आदमियों ने, इतने सारे फ्रीडम फाइटर जिन्होंने जान आहुति दी है, उनमें से आपको गिने चुने एक दो मुसलमान मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा। तो मेन थिंग ये था कि उनका एजेंडा ये था कि पूरा बंगाल को मतलब पाकिस्तान के अंदर ले आ जाए। और पाकिस्तान के अंदर लेने के बाद हम सबको पता है कि हिंदुओं का क्या हालत होता। तो उनको पता था। और बंगाली नेशनलिज्म जो था, बंगाली हिंदू नेशनलिज्म को मारने का ये दूसरा तरीका भी था कि पूरा पूरा हिस्सा पूरा स्टेट को आप ईस्ट पाकिस्तान जो था उसको उसमें मतलब विलय कर दीजिए। तो उसके बाद जो है इस चीज को अपोज बहुत सारे आदमियों ने करने लगा। स्पेशली डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जो हिंदू सभा के, हिंदू महासभा के उस टाइम के प्रेसिडेंट भी थे, और उनके जो अराउंड जो कार्यकर्ता थे, तो उन सब ने ये अपोज किया क्योंकि उनको लगने लगा कि देखिए पार्टीशन एक ऐसा चीज था जो कोई भी नहीं चाहता था, कोई हिंदू नहीं चाहता। अगर मुसलमान ने जब डिमांड किया पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो हमें कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा कि ठीक है अगर पार्टीशन होना है तो बंगाल का होगा, मगर एक हिस्सा इंडिया के साथ आएगा जो हिंदू डोमिनेटेड एरिया है, और मुसलमान वाला हिस्सा वो पाकिस्तान में जाए। तो ये इसको लेके आपने जैसे बताया 1946 में ऑलरेडी राइट्स हो चुके थे, कलकत्ता किलिंग हुआ, फिर नोआखाली हुआ। तो जिन्ना का जो मेन आइडिया था उस टाइम पे, कोलकाता एक बहुत एक थ्राइविंग शहर था। बोलते हैं कि 25% मतलब एटलीस्ट 2.5 टाइम्स जीडीपी इन एक शहर से निकलता था पूरे इंडिया का जो था, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज स्टेट था। ब्रिटिशों ने सारे अपने एम्पायर के जो सारे हेड ऑफिस यहाँ पे बना के रखा थे, काफी कारखाना, काफी इंडस्ट्रियलाइजेशन था। तो जिन्ना का मेन चीज था ये कि कलकत्ता को इसको इस पाकिस्तान में लाना है या पाकिस्तान में लाना है ताकि फर्दर इकोनॉमिक विंग। तो उस चीज को अपोज करने के, उस चीज को ड्राइव करने के लिए वो राइट वगैरह हुआ। हिंदुओं को भगाया गया कलकत्ता से। फिर गोपाल मुखर्जी, जिनको गोपाल पाठक भी बोलते हैं, तो उनके उन्होंने जैसे रेजिस्टेंस दिया तो ये प्लान तो उनका फ्लॉप हो गया। तो जैसे वो प्लान फ्लॉप हुआ कलकत्ता का लेने का, तो हिंदुओं के लिए एक जगह होना चाहिए, एक अलग स्टेट होना चाहिए, और जो इंडियन यूनियन में रहेगा, तो उसी का प्लान बना। और लेजिस्लेटिव असेंबली 20 जून 1947 में जब वो प्रेजेंट हुआ, तो वो जो वोटिंग हुआ तो उसमें से ये लेजिस्लेशन पास हो गया। तो जिसके वजह से आज भी हम पश्चिम बंगाल का हिस्सा, आज हम इंडिया में देखते हैं, या हम सारे जो एक सुरक्षित जिंदगी जीते या अपनी पहचान के साथ जीते, तो इसका एक बहुत बड़ा अहमियत था। मगर हमारा ये बदकिस्मती है कि हर एक अहमियत वाले या हिस्टोरिक डिसीजन पे भी हमारा डिबेट हुआ। और डिबेट होने के बाद जो हमारा राजनीतिक पार्टियां थी, चाहे वो शुरू में कांग्रेस थे, यहाँ पे भी 20-25 साल शुरू में कांग्रेस ने राज किया, कभी इस दिन को मनाया नहीं गया। उसके बाद तो वामपंथ है, वामपंथ ने तो भुला ही दिया। वामपंथों के लिए तो नेशनलिज्म एक गाली था। मतलब हम लोग जैसे यहाँ पे तब भी आते थे, कभी घर पे आए ये हुए, नेशनलिज्म की बात करें तो वो नाजिज्म या फासिज्म बोलते। हम लोग बोले हमारा देश का नेशनलिज्म मीन्स हम अपने देश को प्यार करते हैं, हम अपने सभ्यता को इज्जत देते हैं और उस दायरे में हम रहना चाहते हैं। मगर इन लोग ले जाते थे उसका नाजिज्म और फासिज्म से। तो जो भी है, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस का तो कुछ आपको पता ही है, सब पता ही है कि किस तरह के काम किया। इसको तो दूसरा मतलब ग्रेटर बांग्लादेश बनाने पे उनका प्लान ज्यादा टिका हुआ था। तो ये दिवस कभी भी मनाया ही नहीं गया। मगर पिछले कुछ सालों में जैसे बीजेपी ने यहाँ पे कुछ ग्राउंड वर्क किया, या उनका कुछ संस्थाएं बनी, या आरएसएस का नेटवर्क्स थे, तो उनके ऑफिसेस में या उनके शाखाओं में यह दिवस मनाना शुरू किया गया। मैं खुद भी गया हुआ हूँ, मतलब पिछले साल, जैसे पिछले साल मैं गया था सॉल्ट लेक के ऑफिस में। तो ये जो है, तो फिर उसके बाद से इसका एक मोमेंटम बनने लगा। कई जने लिखने लगे, हम जैसे बंदे भी कुछ लिखने लगे सबको अवेयरनेस करने के लिए। फिर इस बार जब सरकार चेंज हुआ और फिर सेंट्रल का सपोर्ट जब हमें मिला, तो शुभेंदु दा ने, इसमें कुछ गवर्नमेंट हॉलीडे नहीं है, मगर एक ऑफिशियल फंक्शन डिक्लेयर हुआ कि 20 जून को हम ऑफिशियली पश्चिम बंग दिवस मनाएंगे, जिसमें से बहुत सारे एक्टिविटीज हुए जो मेरे को बहुत अपीलिंग किया। कि स्कूल एजुकेशन में वंदे मातरम गाया गया आज के दिन में, ठीक है। वहां पे फिर बच्चों ने आर्ट किया, फिर अपने इतिहास जो है उनके बारे में ऐसे कॉम्पिटिशन हुए,
क्विज कॉम्पिटिशन्स हुए, छोटे-छोटे जो गाँव के जो सारे सरकारी स्कूलों में उनको मतलब एक अवेयरनेस के तरीके से। और फिर शाम को तो आज मतलब आपको पता ही है कि अभी शायद आप पहुँच भी गए होंगे, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी तारकेश्वर में आ रहे। तारकेश्वर एक बहुत फेमस जगह है, मतलब हमारा धार्मिक आस्था के हिसाब से भी वहाँ पे जो तारकेश्वर शिव जी का मंदिर है वो हमारा एक ज्योतिर्लिंग मंदिर माना जाता है। और उसमें जो मतलब महाशिवरात्रि के टाइम पे लाखों बंदे आते हैं। और जो श्रावण महीना में जो हम जैसे दिल्ली में देखते हैं कि दिल्ली से हरिद्वार तक जल चढ़ाने जाते हैं, तो यहाँ पे सारे ये तारकेश्वर मंदिर जाते हैं गंगा जल मतलब गंगा से जल लेके। तो करीबन 35-40 किलोमीटर पैदल चलते हैं। तो ये एक बहुत एक ऐतिहासिक भी है। और इस जगह पे जो आपके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का भी कनेक्टेड है, जिसके लिए मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे एक इवेंट है, मोदी जी एड्रेस करेंगे, फिर एक पब्लिक गैदरिंग भी है, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे जो मतलब स्कीम्स जो रुके हुए थे, एग्रीकल्चरल स्कीम्स जो थे, फिर आपका जो मतलब सेंट्रल स्कीम्स जो यहाँ पे रुके हुए थे, वो लॉन्च करेंगे वो आज यहाँ पे। और फिर कल कोलकाता का रेड रोड में आके वो इंटरनेशनल योग दिवस के अवसर पे सबके साथ अपने चीफ मिनिस्टर फिर जो बाकी लीडर्स है उनके साथ वहाँ पे योग करेंगे। और फिर आपको पता ही है कि जो कोलकाता पोर्ट है, जिसका अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट बोलते हैं, तो उसमें 3 जो नेवी के जो सेल्फ डिजाइन सेल्फ बिल्ड शिप्स है, उनका भी इनॉग्रेशन करेंगे वो। तो एक बहुत गर्व मतलब एक बहुत ही प्राउड डे है। हम जैसे बंदे जो मतलब दूर से मतलब रहते थे, तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ते थे, मगर कभी कुछ सेलिब्रेट नहीं होता, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि एक ऑफिशियल एक दिवस मनाया जाएगा, अब आने वाली जनरेशंस को पता लगेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि जो नेशनलिज्म जो बंगाल में हमेशा से एक डीएनए में था, वो दोबारा से रिवाइव हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पीएम मोदी जा रहे हैं। देखिए, मैं देखता हूँ पीएम मोदी कोई भी ओकेज़न को छोड़ते नहीं है, जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है चले जाते हैं। और स्पेशली अगर हिंदुओं की बात हो, अगर देश की सुरक्षा की बात हो, और इस टाइम पे पीएम मोदी 2 दिन के विजिट पे जा रहे हैं, जून 20 और 21 को कलकत्ता के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, और यहाँ पे जो इनका स्थापना दिवस है उसके साथ बात भी करेंगे। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। जैसे मैंने पहले भी कहा, बिल्कुल। और मैं ये भी साथ में बता दूं, उसकी बात भी करेंगे, कैसे उनको मारा गया, कैसे उनका मर्डर किया गया। पहले मैं बात करा दूं, जब मोहम्मद यूनिस बने थे बांग्लादेश के एक्टिंग प्रेसिडेंट, या वहां पे रूलर बने थे, तो उन्होंने बहुत से स्टेटमेंट दी कि हम बड़ा बांग्लादेश चाहते हैं, बांग्लादेश बना के रहेंगे, जिसके अंदर कहा था वेस्ट बंगाल को अपने कंट्री के अंदर मर्ज करेंगे, साथ में कुछ उड़ीसा के पार्ट की बात की थी। यानी कि जब सारी बातें कर रहे थे, उनके लीडर्स भी बात कर रहे थे, बाकी भी लोग बात कर रहे थे बांग्लादेश के अंदर, तो ममता बनर्जी कुछ नहीं बोली, जो वहां की सीएम थी, क्योंकि इसके अंदर ममता बनर्जी की पूरी सहमति थी। वो भी चाहते थे, क्योंकि ये लोग, अब तो क्लैरिटी हो रही बहुत बातों की कि ममता एक्चुअली मुस्लिम है, और इसने स्टडी जो की है वो मुस्लिम के ऊपर की है, हिंदू कल्चर के ऊपर कोई स्टडी नहीं। क्यों करेगा कोई हिंदू मुस्लिम कल्चर के बारे में स्टडी करेगा? ममता बनर्जी मुस्लिम है, अपने आप को छुपा रही है, और छुपा करके हमारे खिलाफ एक साजिश चल रही थी, यानी कि वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश के अंदर मिलाने की बात कर रही थी। ये भी कहा गया कि इसके अंदर सीआईए भी साथ थी। और साथ में एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जब इनके आए थे, जो इनके यूएस के फॉरेन सेक्रेटरी आए थे विजिट के ऊपर, वो भी इसी चक्कर में आए थे कि यहाँ पे ममता जीतेगी, और जो उनका प्लान है सीआईए का भारत को तोड़ने का, और वेस्ट बंगाल को इंडिया से तोड़ने का और बांग्लादेश के अंदर मिलाने का, वो पूरा एक तरीके से प्लान पे लागू करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे तरीके से ममता हार गई और वहां पे हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, तो उनकी सारी प्लान फेल हो गई। एक और मैं यहाँ बात कहूंगा कि ब्रिटिशर हमेशा इंडिया को कमजोर करना चाहते थे, और आज तो हम बंगाल की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर पंजाब की बात करो तो वहां पे कुछ ऐसी जगह है जो जहाँ पे एक्चुअली जिसको इंडिया के अंदर मर्ज करना था, जहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा थी, लेकिन ब्रिटिशर ने पाकिस्तान के साथ मिलकर के वहां पे चाल खेली और उसको पाकिस्तान के साथ मिला दिया, जिससे हमारे पंजाब के भी बहुत नुकसान हुआ। साथ में आप देखिए पीओके गिलगित बाल्टिस्तान, पीओके लीगल जो हिस्सा था पीओके का, वो इंडिया के साथ था, लेकिन जो नेहरू के एडवाइजर थे, नेहरू की जो कैपेबिलिटी थी, उसकी वजह से पीओके चला गया पाकिस्तान के पास, और साथ में गिलगित बाल्टिस्तान के ऊपर भी सीआईए की या ब्रिटिश की एक कॉन्स्पिरेसी थी। 80,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया गिलगित बाल्टिस्तान का, जिसके ऊपर ब्रिटिश सोल्जर या ब्रिटिश स्काउट्स वहां पे उसको मेंटेन कर रहे थे राजा की सपोर्ट के लिए, लेकिन उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करके उसको पाकिस्तान से मिला दिया,
और ब्रिटिशर ने इसलिए उसको पाकिस्तान को दिया ताकि गल्फ कंट्रीज खुश हो जाएं, क्योंकि बहुत सी गल्फ कंट्री बिल्कुल। थी। तो आज इंडिया का जो मेन हिस्सा चला गया पाकिस्तान के ऊपर, चाहे आप क्रिकेट पाकिट पीओके लगा लो या कुछ पाकिस्तान की सिटीज लगा लो, तो वो सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी थी ब्रिटिशर की। और इसी तरीके से ब्रिटिशर की कॉन्स्पिरेसी थी वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश के साथ मिलाने की 1947 में। फिर जो बीसीआई जो पॉलिसी पे फॉलो कर रहा था, यानी कि 2026 में बांग्लादेश के अंदर मर्ज होना था वेस्ट बंगाल को, लेकिन वो बच गया। फिर मैं आपको दूसरा बता दूं, शाह प्रसाद मुखर्जी वो 1953 के अंदर वो चले गए जम्मू में और वहां पे प्रोटेस्ट करने लग गए कि मैं कश्मीर जाऊंगा। वहां पे आर्टिकल 370 लगा हुआ था। उनका जी आर्टिकल 370 कैसे लग सकता है यहाँ पे, लेकिन जम्मू से उनको एंटर करने दिया कश्मीर के अंदर, साथ के दोस्त सहयोगियों को एंटर करने दिया, साथ में अटल बिहारी वाजपेयी भी थे जिनको रोक लिया गया। और बाद में शाह प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर के अंदर ले जाकर के एक हिल स्टेशन के पहे जो हिल था उसके ऊपर चढ़ा दिया गया, जहां पे जाने का रास्ता नहीं था, यानी कि सीढ़ियों पे उनको जबरदस्ती चढ़ाया गया, क्योंकि उस टाइम पे बीमार भी थे, उनको हार्ट की प्रॉब्लम भी थी। लेकिन फिर भी उनको ले गए एक जगह के अंदर जहाँ पे कॉटेज थी, वहां पे उनको बिठा दिया और उनका वहां ट्रीटमेंट करने लग गए। उनको जो दवाई दे रहे थे, उनका जी मुझे इस दवाई से एलर्जी है, लेकिन जो वहां का कश्मीरी डॉक्टर था, मुस्लिम डॉक्टर था, उसने कहा टाइम चेंज हो गया है, आपको जो दवाई दे रहे हैं, मैं डॉक्टर हूं तो मैं आपको ठीक दवाई दे रहा हूँ। लेकिन दवाई देने के साथ साथ जब उनकी हालत और खराब होने लग गई तो इनको एक छोटे से हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया और वहां पे भी उनको उसी टाइप का ट्रीटमेंट दिया गया। और बाद में जब उनकी हालत ज्यादा खराब हो गई और डेथ हो गई, तो उसके बाद तो उसी टाइम पे जो जवाहरलाल नेहरू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, वो चले गए सिंगापुर और अपना जो सारा भारत संभाल के दे दिया उन्होंने शेख मौलाना आजाद को। मौलाना आजाद उनके खास सपोर्टर थे, खास उनके एडवाइजर थे। और ये जो एक पूरी कॉन्स्पिरेसी की जाती थी, ये कॉन्स्पिरेसी थी कांग्रेस की या नेहरू की, वो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मर्डर कर दिया जाए, जिसके अंदर शेख अब्दुल्ला और मौलाना आजाद दोनों इन्वॉल्व थे। और आपको ये भी याद होगा, जब सोमनाथ मंदिर के ऊपर यहाँ पे हम बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो नेहरू उसको अपोज कर रहे थे और नेहरू के जो एडवाइजर थे मौलाना आजाद, उन्होंने कहा उसको उसी कंडीशन में छोड़ दो जिस कंडीशन के अंदर है। लेकिन सरदार पटेल अटके रहे और बाद में गांधी ने कहा कि अगर इसको आपने बनाना है तो आप अपने पैसों से बनाइए, गवर्नमेंट इस पे कोई पैसा नहीं खर्चेगी। फिर यहाँ पे कुछ और लोगों ने मिलकर सोमनाथ टेम्पल को बनाया और आज सोमनाथ टेम्पल खड़ा हुआ है। मौलाना आजाद पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे और नेहरू के एडवाइजर थे। हमारे जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर है कांग्रेस के रूल के अंदर, सारे के सारे मुस्लिम थे जो गलत हिस्ट्री पढ़ाते रहे, हमें गलत बताते रहे कि जो शिवाजी के बारे में कोई बात नहीं बताई। आपके महाराणा प्रताप के बारे में भी बहुत सी बातें उन्होंने छुपा के रखी कि जब वो हल्दी घाटी का वार हार गए तो वो लगा कि उनका डेथ हो गई है, इसके बारे में कोई एजुकेशन नहीं दी गई। लेकिन दूसरी तरफ जितने भी हमारे जो रेडर्स थे उनको प्रमोट किया गया और उनको दिया गया, हमें हिस्ट्री के अंदर जगह भी दी गई। लेकिन आज इंडिया की हिस्ट्री भी द्वारा लिखी जा रही है। लेकिन जो आज सबसे बड़ी बात है वो है कि वेस्ट बंगाल बच गया और आज पीएम मोदी जा रहे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर और वहां पे जो उनका दिवस है इंडिया के साथ मर्जर होने का या स्थापना दिवस है, उसके अंदर वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत ज्यादा खुशी और जॉय होगी। और आप फाइनल वर्ड दीजिए, फिर प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं। नहीं, बिल्कुल सर, ये वेस्ट बंगाल का जो मतलब वेस्ट बंगाल में जो आज 20 जून जो स्थापना दिवस या वेस्ट बंगाल डे मनाया जा रहा है, ये पूरा देशवासियों के लिए एक खुशी का अवसर है। बिकॉज हम सबको ही पता है कि एक टाइम पे बंगाल से बहुत मतलब क्या बोलते फ्रीडम फाइटर्स निकले, बहुत फैमिलीज बर्बाद हुए, बहुतों ने देश के लिए जान दिए, मगर उसके बावजूद क्या हुआ कि अगर हमारी इंडिपेंडेंस की लड़ाई है वो दो जगह में मेन लड़ी गई, बिहार में भी लड़ी गई, लेकिन मेन है पंजाब और बंगाल के अंदर, और बंगाल यहाँ पे हमारे स्वतंत्रता सेनानी बहुत ज्यादा एक्टिव थे। तो आप ये सोचिए, इसका रिवर्स कीजिए कि जहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीडम फाइट, जो जिसको हम मतलब फिजिकल फ्रीडम फाइट बोले या आर्म्ड फ्रीडम फाइट जहाँ पे हुआ, पंजाब और बंगाल में एक लिस्ट है, मतलब हजारों के तादाद पे जो फांसी चढ़ गए या गोली मार दी गई उनको, या अंडमान भेज दिया। अंडमान में तो आज भी कॉलम के कॉलम सिर्फ बंगाली नाम ही देखोगे। तो ये जो है, ये दो जगह ही पार्टीशन हुआ। तो ये मतलब मेरा जो इनपुट है या जो अभी मतलब पढ़ के पता चलता है, जो जिसको आज हम डीप स्टेट बोलते हैं, एक टाइम पे वो डीप स्टेट लंदन बेस्ड था, क्योंकि वो लंदन उस टाइम पे दुनिया पे राज करता था, कैपिटल था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, खत्म होता गया, ब्रिटिश साम्राज्य भी खत्म हो रहा था। फिर उसके बाद जो फिजिकल कैपिटल था या इकोनॉमिक पावर था वो भी घट गया उनका। तब तक एक नया देश बन रहा था, वो था अमेरिका। फिर डीप स्टेट अमेरिका चला गया।
तो ये जो उस टाइम के अंदर जो ये ब्रिटिश का जो डीप स्टेट था, तो उनके लिए ये कांग्रेस बोलिए, मुस्लिम लीग बोलिए, या फिर मतलब जो भी, मतलब बाकी जो पार्टी से वामपंथ भी बोलिए, ये सब उन्हीं का ही पार्ट था, क्योंकि वामपंथ का स्थापना भी बंगाल में तब हुआ जब ब्रिटिश थे यहाँ पे। अगर हम बोले कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म और कम्युनिस्टों के बीच हमेशा से, जैसे हमें दिखाया जाता था कि यूएसएसआर एक ब्लॉक है और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज एक ब्लॉक है, दोनों में हमेशा कलेश मतलब होता रहता है, ये वो करके। मगर ये देखने वाली बात है कि हर एक सोशलिस्ट कॉज के पीछे एक कैपिटलिस्ट का ही हाथ होता है। तो ये जो बिल्कुल। चीज हम तो ये जो सोशलिज्म हमारा इंडिया में या कम्युनिज्म हमारे इंडिया में शुरू हुआ, ये तो ब्रिटिशों के अंडर भी में ही शुरू हुआ। अगर वो इतना अपोज करते तो बंगाल में शुरू क्यों होने दिया वो। तो ये जो हम लोग का जो एक इतिहास है सर, ये एक जियोपॉलिटिकल गेम, मतलब साल मतलब 100 150 साल से चल रही है। क्योंकि अंग्रेज का एक चीज था कि उनके पास नंबर बहुत कम थे, उनके पास सैनिक जो थे वो ऑफिसर्स वगैरह तो थे, बोलते हैं आई डोंट नो कि करीबन लाख 1.5 लाख सिर्फ गोरे क्रिश्चियन अंग्रेज थे पूरे इंडिया में। और बाकी जो थे उनके लिए जो काम करते थे, उसके बेसिस पे वो इतना बड़ा एक देश चलाते थे। और आज का जो भारत है, इसका 3 गुना था, 81 लाख समथिंग स्क्वायर किलोमीटर था ब्रिटिश एम्पायर का भारत। और आज का हमारा 31 लाख समथिंग स्क्वायर किलोमीटर, इस तरीके का कुछ मतलब हिसाब है। तो हम 1/3 है उस साइज से, हम आज 1/3 है। और वो उस साइज को मेंटेन करते थे। तो उन लोगों ने ऐसे गंदे गंदे पॉलिसीज चलाए, ऐसे डिवाइड एंड रूल जो हम बोलते हैं उसके लाइन पे चलाए, कि हम आज भी उससे उबर नहीं पा रहे। और मगर उनको 2 फेलियर हुआ था, मतलब बिफोर आई कंप्लीट, 2 फेलियर ये हुआ था कि जब 1905 में उन्होंने बंगाल को पहले बार डिवीजन किया था, पार्टीशन किया था रिलीजियस लाइंस पे, जो उन्होंने 1911 में वापस लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे इतना आंदोलन हुआ, ये हुआ। और फिर उन्होंने कैपिटल को भी चेंज कर दिया, दिल्ली में लेके चले गए। तो उसके बाद वो एक रिवर्सल हुआ। फिर जब 1947 आया, पूरा बंगाल को उन्होंने पाकिस्तान में घुसाने की कोशिश किया, जो एक रुक गया, वो नहीं हुआ। 1971 में जब बांग्लादेश की लड़ाई हुआ, वो एक अलग देश बनेगा, बांग्लादेश बनेगा, ये अमेरिका कभी नहीं चाहता था। इसीलिए आपको भी पता है कि उनका पैसिफिक फ्लीट भी उन्होंने भेजा था, इंडिया का सपोर्ट या बांग्लादेश का जो मुक्ति योद्धा थे उनको रोकने के लिए। तो यहाँ पे भी उनको हार मिला। तो आज भी जो हम देख रहे हैं ना, ये एक कंटिन्यूएशन है कि वहां पे आज भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बंगाल में डिफरेंट तरीके से राजनीति में ये घुसे हुए थे। तो ये जो चीज है, ये साइकिल मेरे को लगता है अभी हमने रोका, खत्म नहीं किया, अभी हमने रोका है। मगर ये लड़ाई अभी भी चलेगा, बिकॉज हमें चौकन्ना रहना ही पड़ेगा। अभी हमने पहला स्टेप लिया है। और ये जिस तरीके से शुभेंदु दा काम कर रहे हैं, जिस तरीके से मोदी जी का सपोर्ट है, अमित शाह जी का सपोर्ट है, पूरा मतलब एक सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का सपोर्ट है, इस चीज का रिवर्सल का काम अभी शुरू हो गया। मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पे जब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे तो वो उन्होंने माउंटबेटन को अपना एडवाइजर रखा। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वही थे, और नेहरू एडवाइस करते थे एक इश्यू के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान ने अपने सारे जो है एडवाइजर लोकल रखे। साथ में क्या था कि जो मतलब जो माउंटबेटन, इवन नेहरू चाहते थे कि उनका आर्मी का फोर्स का चीफ और नेवी का चीफ ब्रिटिश हो, लेकिन हमारे जो फोर्सेस के लोग हैं उन्होंने अपोज किया। और ब्रिटिशर कहते थे आप क्या देश चलाओगे, आपको तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन देखो किस तरीके से हमारे देश को चलाया इन लोगों ने जो इंडियंस थे। लेकिन एक और बात है कि जब पीओके पे जब पाकिस्तान जब ने एंटर किया कश्मीर के ऊपर, तो हमने बाकी पोर्शन तो ले लिया, पीओके रह गया। नेहरू यूएन चले गए। यूएन किसके एडवाइस पे गए? माउंटबेटन के एडवाइस पे। और उन्होंने हमको वहां पे भी पेच फंसा दिया। अगर नेहरू यूएन ना जाते तो हमारा सारा का सारा पीओके का जो हिस्सा है कश्मीर का हिस्सा इंडिया के पास होता। इवन गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर जो राजा था उसको, उसका एक वहां पे ब्रिगेडियर था, ब्रिगेडियर का नाम था गंजारा सिंह, और साथ उसके पास थे, क्योंकि आर्मी उनके पास कम थी, तो ब्रिटिश स्काउट्स थे वहां पे, जिसका एक मेजर था, मेजर ब्राउन, वो उसको देखता था। लेकिन उसने क्या किया, एक दिन पाकिस्तान का झंडा लगाया और इंडिया का झंडा निकाल दिया, और जो ब्रिगेडियर था गजियारा सिंह, उसको जेल में डाल दिया, बाद में उसका मर्डर कर दिया। और उसने सारी जो इंफॉर्मेशन दी वो पास ऑन कर दी, जो कर्नल बैठा हुआ था पाकिस्तान के अंदर। और उसके बाद जो कर्नल और ब्रिगेडियर ब्राउन, इन दोनों को ब्रिटिश ने अवार्ड दिया, हाईएस्ट अवार्ड दिया अपनी कंट्री का, कि उन्होंने उनके लिए काम किया। बाद में 2017 में पीएम मोदी गए थे ब्रिटेन के अंदर, और ब्रिटेन की जो सेनेट है वहां पे एक बिल पास हुआ कि गिलगिट बाल्टिस्तान इज पार्ट ऑफ इंडिया, लीगली ये इंडिया का पार्ट है। और उनका कहना ये था कि उन्होंने इसलिए दिया गिलगिट
गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान को, क्योंकि वो चाहते थे अरब कंट्रीज को खुश रखा जाए, क्योंकि 57 अरब कंट्री थी यानी मुस्लिम कंट्री थी, इसीलिए गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान को दे दिया। लेकिन जो आपने जैसे आपने कहा कि कुछ हमारा अनफिनिश्ड एजेंडा है, वो है पीओके को लेना और साथ में गिलगिट बाल्टिस्तान को लेना, क्योंकि ये पार्ट इंडिया के हैं, बाकी हमें कोई मतलब नहीं किसी हिस्से से, क्योंकि नाम किसी मुस्लिम को अपनी कंट्री में चाहते हैं, नाम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान जो पार्ट है इंडिया के, उसको इंडिया लेगा और इस अनफिनिश्ड एजेंडा को मुझे लगता है कि पीएम मोदी जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सर, और ये करने भी चाहिए। आज हम जैसे तो मतलब लास्ट पॉइंट में बोल दो, तो जैसे हम चिकन नेक की बात करते हैं, तो जैसे आपने पंजाब साइड के गिलगिट बाल्टिस्तान और ये बोला, सर ये चिटागोंग जो एरिया है और चिटागोंग का जो मतलब पोर्ट है, तो सर ये चिटागोंग वाज ए हिंदू डोमिनेटेड एरिया, मतलब हिंदू, बौद्ध, फिर चकमास जो ट्राइबल वाले थे, ये तो इंडिया में आना था। आज आप सोचिए चिकन नेक वाला प्रॉब्लम ही नहीं रहता अगर ये हमारे पास होता। एक्चुअली चिटागोंग हिल ट्रैक का एरिया है, वहां पे ज्यादातर हिंदू था, बुद्धिस्ट है, वो इंडिया के अंदर होना था, ब्रिटिश की कॉन्स्पिरेसी की वजह से ये पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर चला गया। और इंडिया का जो अनफिनिश्ड एजेंडा है उसके अंदर ये भी आता है कि चिटागोंग हिल ट्रैक को इंडिया के अंदर मर्ज किया जाए, ये काम होना जरूरी है, उसको करना भी पड़ेगा। ठीक है, प्रोग्राम को यही खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स शोविक फॉर रेजिंग दिस इंपॉर्टेंट इशू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सूद सर कि आप मेरे को हमेशा ये प्लेटफॉर्म देते हैं और हमारे श्रोताओं को भी। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।